Okay, so this is our first collaborative national webinar organized by Scientific Era and Hubs Ayurveda. So basically, this webinar motivates you and going to present something about Ayurvedic formulations and how it gonna deal and what is the consequences that leads to present advancement in Ayurveda world. So we have some expertise with us, like ex-chief expert speaker. He's Mr. Pravesh Kumar Jha, chairman of Herbs Ayurveda, along with me. Convener Dr. Akshay sir is with us. Coordinator Dr. Aditya sir is with us. Along with us, MK Singh sir with us, and Mr. Vipin sir with us. Now, I would like to call Mr. Pravesh Kumar Jha, chairman of Herbs Ayurveda, to facilitate the program further. Sir, Hello. Thank you, Sudhanshu ji. First of all, thanks for you. Join us. सबसे पहले आयुर्वेद और साइंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज जो हमारा ये वेबिनार है, ये आयुर्वेद और साइंस को जोड़कर हमने एक वेबिनार बनाया है कि किस तरह से साइंटिस्टिक एरा और आयुर्वेद हब्स आयुर्वेदा दोनों मिलकर एक हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है और इसको हब्स आयुर्वेदा को प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से चल भी रहा है। तो सबसे पहले मैं आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद का तात्पर्य है आयु अर्थात जीवन जीने की कला या विज्ञान। हम जिस पद्धति के द्वारा अपने को निरोगी बनाए रखने की कला को सीखते हैं उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद में शुरू में तो कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, किसी तरह की कोई औषधि वगैरह नहीं दिया जाता, सिर्फ हमें आहार विहार पर ही जो है रखा जाता है। आयुर्वेद प्राकृतिक उपचारों व जीवन शैली पर जोर देती है। आयुर्वेद का उद्देश्य शरीर, मन व आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना, स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद का मुख्य सिद्धांत है पंचमहाभूत। हमारी जो ये बॉडी है वो 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश, और सबका हर एलिमेंट का अपना अपना अलग रोल है हमारी बॉडी में। त्रिधातु सेकंड जो हमारा सिद्धांत है वो त्रिधातु, वात पित्त कफ। देखिए शुरू में अगर हमारा ये तीनों धातु बैलेंस में है तो इसको धातु बोला जाता है, लेकिन यही बैलेंस अगर इम्बैलेंस हो जाए तो ये त्रिदोष में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये त्रिदोष बन जाता है वात पित्त कफ, वातज दोष, पित्तज दोष, कफज दोष। उसके बाद है हमारी जीवन शैली कि किस तरह से हमारा जो है संतुलित आहार, व्यायाम, हमारी जीवन शैली, हमारी मानसिकता, हमारा हम कैसे ध्यान करते हैं और किस तरह से हम जो है अपनी दिनचर्या को बनाए रखते हैं, ये सब आयुर्वेद के द्वारा ही संभव हो पाता है। आयुर्वेद से हम अपने शरीर, मन व आत्मा को संतुलित करते हैं। शरीर को संतुलित रखना, मन को संतुलित करना, और इसी शरीर और मन के संतुलन की वजह से फिर जब हम जाते हैं, शरीर से निकलते हैं जिसको आत्मा कहते हैं, तो आत्मा सुसंस्कृत होकर दूसरे गर्भ में जाती है। ये आयुर्वेद के द्वारा ही संभव हो पाता है। साइंटिस्टिक मेथड के द्वारा आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपेयर करने की विधि जो है वो मिस्टर विपिन जी आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारा कुछ प्रोडक्ट है जो हमने साइंटिफिक तरीके से बनाया है, वो विपिन जी बताएंगे। मिस्टर विपिन, Please ask Munna ji question with Pravesh sir. Hello. I'm audible. Good morning, everyone.
everyone. Thanks to join us. Myself, MK Sid, coordinator of this webinar, the first collab national webinar organized by Scientific Era and Herbs Ayurveda. तो एक सवाल मेरा था डॉक्टर परवेज सर से। सर, मैं पूछ रहा था, जानना चाह रहा था कि आयुर्वेद में गुरु और आयुर्वेदाचार्य दोनों में फर्क क्या है, या कह सकते हैं कि दोनों को अलग अलग क्यों बोला जाता है, क्यों, मतलब इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने साहब। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि शिक्षक, गुरु और आचार्य, तीनों का मैं पहले आपको अलग अलग बताता हूँ कि तीनों का फर्क क्या है। तीनों में शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो शिक्षक, गुरु, आचार्य तीनों एक ही लगते हैं, बट तीनों का अलग अलग रोल होता है हमारे शरीर, हमारे जीवन में। शिक्षक जो हमें एजुकेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक सब्जेक्ट पे जो हमें एजुकेट करते हैं, उसको शिक्षक बोला जाता है। गुरु जो हमें अध्यात्म के थ्रू हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, भौतिकवाद से आध्यात्मवाद की तरफ ले जाना या हमारे जीवन को बढ़ावा देना, ये गुरु का कार्य है। और आचार्य का मतलब है कि किसी भी, जैसे आयुर्वेद वालों को आयुर्वेदिक गुरु नहीं बोला जाता, हमेशा आयुर्वेदाचार्य बोला जाता है। तो आयुर्वेदाचार्य ही क्यों बोला जाता है? उन्होंने आयुर्वेद को अपने अंदर आचरण कर लिया। जो व्यक्ति आयुर्वेद को अपने जीवन में आचरण उतार लेता है, उसी को आयुर्वेदाचार्य बोला जाता है। किस तरह से हमारा भोजन होना चाहिए, किस तरह से हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा आचार होना चाहिए, ध्यान हम किस तरह से लगाते हैं, जो व्यक्ति इन सब में निपुणता हासिल कर ले, किस मौसम में हमें क्या खाना है, किस ऋतु के हिसाब से हमें फल लेना है, आहार लेना है, प्रकृति के हिसाब से। अलग अलग प्रकृति है, हर बॉडी की प्रकृति अलग अलग होती है। प्रकृति के हिसाब से जो खान पान, व्यायाम, अब जैसे वात प्रकृति वाले हैं, वात प्रकृति वाले को बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं किया जाता, तो जो आचार्य हैं वो लाइट एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान आदि करते हैं, योग करते हैं। पित्त वालों का भी सेम होता है कि वो भी हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए उनको। और कफज वालों को जो है, जिनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है, तो उनको हैवी एक्सरसाइज किया जाता है। तो इन सबका समावेश जिस शरीर में है या जिनके मन में है या जिन्होंने अपने आचरण में उतार लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उस पर्सन को, उन गुरु को हम आयुर्वेदाचार्य कहते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदाचार्य का मतलब है जिनसे हम सीखें कि आयुर्वेद को किस तरह से अपनाना है, हमें अपने अंदर किस तरह से आयुर्वेद को लेके आना है, उस पर्सन को ही आयुर्वेदाचार्य बोलते हैं। थैंक यू सर, एंड आई कैन सी सम क्वेश्चंस हियर। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। मिस्टर प्रवेश कुमार जी जो हैं, उनको ऑलमोस्ट 15 से 20 इयर्स का आयुर्वेदा फील्ड में एक्सपीरियंस है, उनकी एक्सपर्टी है। द मेन मोटिव ऑफ दिस नेशनल वेबिनार कि हम कैसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को कैसे हम मॉडर्नाइजेशन के साथ और इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं। साइंटिस्टिक एरा जो मेरा फर्म है वो, और हर्ब्स आयुर्वेदा, इन दोनों का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जिसमें कि हम कैसे बेटरमेंट के लिए हम और काम कर सकते हैं। ऑल्दो मैं हर्ब्स आयुर्वेदा का R&D डायरेक्टर भी हूँ, तो हमने हमारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट ऑलमोस्ट मिरेकल है। हमारा जितना भी प्रोडक्ट है मेडिसिन का, हर्ब्स आयुर्वेदा का, वो ऑलमोस्ट 22 स्टेट्स में इस समय ट्रेडिंग में है। साथ में बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स आए हैं। मेरा रोल इसमें ये था बिकॉज आई हैव बीन completed my PhD in medicinal chemistry, although this is my second business. So it's an awareness program where we can collab and see the miracle results of Ayurveda, because हमें पता है कि पॉली हर्बल ड्रग्स या फिर जितनी भी हमारा मैं रिसर्च में तकरीबन 4 साल से हूँ। ऑलमोस्ट हमारा सेंट्रल आयुर्वेदा में मैं एज एन रिसर्चर भी काम कर रहा हूँ, तो उसमें हमारा पब्लिकेशन आया काफ़ी अच्छा, उसमें हम आगे बात करेंगे।
तो कैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी को लेके हम कैसे काम कर सकते थे हब्स आयुर्वेदा को, तो वो एक इनिशिएटिव था। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिनका एक मिरेकल इफर्ट है। विथ अस नाउ मिस्टर विपिन सर, जो कि हब्स आयुर्वेदा के सेल्स हेड और मैनेजर हैं। ही कैन टेल यू अबाउट these products and then we'll go further. हेलो एवरीवन। जैसा हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट फेमिसिस पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए हमने इसमें मेन कंपोजिशन यूज करे हैं। हमारी कांचनाट, चित्रक, कंकन भस्म, आंवला, हींग, उत्रिंगणा, आरोग्यवर्धनी वटी, वरुण की छाल, निर्गुंडी और छिद्रू, तो ये सारे कंटेंट हमने फास्ट डिजॉल्विंग वाले यूज करे हैं। मोस्टली हम लोगों ने इसको काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में यूज ट्रायल कराया है, जैसे कि श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर एनआईए, दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज है, जहाँ से डॉक्टर दीपा मिश्रा थे हमारे मैम ने अपने ही स्टूडेंट पे ट्रायल किया था इस प्रोडक्ट को। उनके स्टूडेंट का सब 82 है उनका वाटर बॉल सिस्ट था। मैम ने बिना किसी अदर मेडिसिन के सपोर्ट के हमारे मेडिसिन सिस्ट को डिजॉल्व किया है। ये जो फ्लिपिन ट्यूब होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है या फिर स्वेलिंग आ जाती है, उसको रिमूव करता है। वाटर बॉल सिस्ट, जैसे आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अपना जंक फूड्स वगैरह खाते हैं जिसकी वजह से उनको पीसीओडी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस प्रोडक्ट से काफ़ी पेशेंट्स क्योर हुए हैं। और ये प्रोडक्ट्स हमारा अभी और भी आगे इसकी ट्रायल्स करा रहे हैं हम अभी, और कहते हैं इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सभी डॉक्टर्स और मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स जो एमबीबीएस होते हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है आपका, और इससे तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। Nihal ji, please change the slide. निहाल जी प्लीज चेंज द स्लाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे हमारा सेकंड प्रोडक्ट कैल्डिमेक्स फॉर जनरल कैल्शियम। शुगर कोटेड नहीं है, नहीं कोटेड है, इसकी मेन एडवांटेज है। मोस्टली मेडिसिन क्या होता है कि इसको शुगर कोटेड किया जाता है, तो कुछ डायबिटिक पेशेंट नहीं यूज कर पाते हैं उस मेडिसिन को। हमने यहाँ पे इसको प्लेन कोटेड रखा है, कोई भी डायबिटिक पेशेंट यूज कर सकता है, प्रेगनेंसी में टोटली सेफ है ये। इसमें हम लोगों ने मेन कंपोजिशन हड़जोड़, लाक्षा, शुद्ध गूगल, यशत वसम, खरवाल पिस्टू, गोदंती वसम, कपरदिका, सैदल एंड फलाफी। इसकी मेन एडवांटेज ये है कि जैसे अदर कैल्शियम लोग यूज करते हैं तो उस पे बोन के ऊपर एक लेयर बन जाता है, लेकिन हमारा कैल्शियम उसको अंदर से रिपेयर करता है, वो एक लेयर बाहर नहीं बनाता है। इसमें हम लोगों ने मेन एक चीज यूज करी है यशद वसंत, जो कैल्शियम की एफिकेसी को 3 टाइम बढ़ा देता है। और जैसे सहजना हम लोगों ने इसमें यूज किया है, तो मोस्टली कैल्शियम लोग यूज करते हैं तो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है, हमारे इस सहजना की वजह से कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता। और हमने सलाकी यूज किया तो माइल्ड पेन किलर का भी काम करेगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस में काम करेगा, ऑस्टियोमीलिया में काम करेगा, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड बोन फ्रैक्चर केसेस में काम करेगा। चेंज द प्रोडक्ट। ये हमारा एक यूनिक प्रोडक्ट है, अपना बाइल स्टोन सिरप एंड टैबलेट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। ये एक यूनिक मेडिसिन है। मार्केट में मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं कि ये मिथ है, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेदा में ये पॉसिबल है कि जो हमारा बाइल स्टोन सिरप है वो अगर 5 to 7 mm तक का स्टोन है तो हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बस वो बाइल डक्ट में ना फंसा हो तो हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं, एक्चुअली हमने 250 पेशेंट्स का ट्रायल कराया है इसका। अपना सोनीपत हरियाणा से हम लोगों ने इसका ट्रायल 250 पेशेंट का ट्रायल रिपोर्ट है हमारा, जिन पेशेंट का हमने 12-12 mm तक का स्टोन को हम लोगों ने साइज खोदा हुआ है। इसमें सर्जरी पेशेंट्स की आगे पोस्टपोन नहीं है। हमने इसे मेन कंपोजिशन यूज किया है घृत कुमारी, हरिद्रा, कुटकी, दारू हरिद्रा, गुड़हल, यवक्षार, कोकिला साल, अमलतास, सौंफ, सनाई पत्रा, मूली पत्रा, रेमंड चीनी, नौशादर और आँख का फूल। बेसिकली हमने इतने सारे क्षार यूज करे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो इतना बाइल स्टोन जो हमारा बाइल बनता है उसको डिसॉल्व करने के लिए। बाकी लीवर डिसऑर्डर में मैजिक रिजल्ट है इसके, जैसे कि ग्रेड 3 फैटी लीवर पेशेंट्स के आजकल जिसका देखो बहुत जंक फूड खाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो उनको ग्रेड 3 फैटी लीवर या ग्रेड 2 फैटी लीवर हो जाता है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है बाइलिस्टोन सिरप, अगर पेशेंट उसको 2 से 3 बॉटल भी यूज करते हैं तो वहाँ पर पेशेंट का ये हम विदन तो ये वहाँ पर पेशेंट 2 से 3 बॉटल है, पेशेंट अगर डॉक्टर उनका यूएसजी कराते हैं तो सामने उनका रिपोर्ट होता है सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट।
ये हमारा सोरेस्ट आता है, जो ये एपिडर्मिक डिजीज पे काम करता है, जैसे कि सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, कुष्ठ, लूपस में काम करेगा। इसमें मेन कंटेंट हम लोगों ने यूज करें घृत कुमारी, हरिद्रा, तुलसी, ग्लोए, मजिस्टा, शीश, खादिर, आंवला, निशोट, कुटकी, छता, जटामासी, ब्राह्मी एंड बकायन। पहली बॉटल से पेशेंट को रिलीफ आता है। डॉक्टर का कहना है कि जो सोराइसिस जो पेशेंट होते हैं उनको काफी ज्यादा इचिंग होती है, उनको काफी ज्यादा पेन होता है, इरिटेशन होती है। तो ये जो हमारा पहली बॉटल से पेशेंट को रिलीफ देता है। तो इसके ऊपर भी हमारे कुछ यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर्स ने ट्रायल किया है। 150 पेशेंट पे, श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज है वहाँ पे ट्रायल हुआ है 150 पेशेंट पे, जहाँ पे 80 पेशेंट का काफी बेटर रिजल्ट आया है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये हमारा थायराइड के लिए आता है, ये हाइपोथायराइड के लिए आता है हमारा थायरो हब फॉर थायराइड पेशेंट्स। सुधांशु सर, प्लीज कंटिन्यू। Hello. Hanji, before going to, I would like to call again Mr. Pravesh sir. He is having something. हम टेक्निकल फील्ड पे आए उससे पहले थोड़ा सा प्रवेश जी इसके बारे में और डेप्थली हमें बता दें कि आयुर्वेदा क्या क्या मेन एक रोल है। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू कॉल हिम मिस्टर प्रवेश सर। सर कुछ लोग क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पहले उनका जवाब दे दिया जाए। तो क्वेश्चन आंसर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। या तो चलिए आप अभी ले लीजिए क्वेश्चन। चित्रा जी पूछिए, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, आप कब से हैंड रेज कर रही हैं, प्लीज आस्क। पूछिए चित्रा जी। उनका माइक ऑन, एक बार माइक ऑन करवा दो। या एक काम करें, हेलो, अभी जितने क्वेश्चंस हैं ना उनको हम लास्ट में डील करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अभी अच्छा एक क्वेश्चन आया है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे लोगों का भरोसा करवाना चैलेंजिंग क्या है, ये एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे लोगों का भरोसा करवाना चैलेंजिंग होता होगा। फर्स्ट फॉरवर्ड वर्ड में लास्ट रिकवरी चाहिए होती है, इसलिए लोग ज़्यादा आयुर्वेदा को रिलेटेबल नहीं मानते। तो आई थिंक आयुर्वेदा पे लोगों का ट्रस्ट है नहीं है। आई थिंक मिस्टर प्रवेश कुमार जी इस पे ज़्यादा बेहतर हमें बता पाएंगे। सो सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जैसे हम देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन है, या मेरी खुद की जो स्टडी है वो एलोपैथी में है, बट स्टिल मेरा भी जो झुकाव है, तो मैं चाहता हूँ पहले आप अपनी इसके बारे में कि हम क्यों ट्रस्ट करें आयुर्वेदा मेडिसिन पे ज़्यादा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हम एलोपैथिक मेडिसिन को इग्नोर नहीं कर सकते, और आयुर्वेद अपनी पद्धति है, अपना उनका विधि है ट्रीटमेंट का, एलोपैथिक का अपना तरीका है ट्रीटमेंट का। अगर कुछ इमरजेंसी केसेस आते हैं तो हमें ऑब्वियसली एलोपैथी की तरफ ही जाना होगा। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज है तो उसमें हमें आयुर्वेद के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, शुगर है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, पैरालिसिस है, लीवर डिसऑर्डर है। इसमें आयुर्वेद के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। आयुर्वेद जो है वो एलोपैथिक से किस तरह से डिफरेंट है? कॉमन सी बात है, जैसे डायबिटीज है तो हम मेटफॉर्मिन कब तक लेते रहेंगे? सारी उम्र मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते। लेकिन आयुर्वेद में अगर हम अपने खान पान से, व्यवहार से और आयुर्वेदिक औषधियों से अगर उसको 2 महीने 3 महीने भी लगातार उनके टच में रहते हैं, आयुर्वेद के टच में रहते हैं, तो सिर्फ 2 से 3 महीने में ही हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहे तो अलग है। मेडिसिन को छोड़ा भी जा सकता है अपनी जीवन शैली को चेंज करके, व्यायाम के साथ, आहार के साथ हम शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एक डिजीज बताया था मैंने आपको, जो आयुर्वेद और एलोपैथी में डिफरेंस को पैदा करता है। इसी तरह से सारे और भी डिजीजेज हैं।
तो साइंटिफिक मेथड के द्वारा आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रिपरेशन भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आयुर्वेदिक मेडिसिन को बेटर बनाने में। यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन का, दोनों का अपना अपना अलग अलग जो है रोल है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को हम विभिन्न क्षेत्रों से कलेक्ट करते हैं, क्षेत्र के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से उनका कलेक्शन करके उनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनका संचय करते हैं, उसका जो है फिर प्रोसेस करना उसका, ये सब एक साइंटिफिक मेथड के द्वारा ही संभव होता है। हर्ब्स का प्यूरिफिकेशन और उसका फिल्ट्रेशन करना जो है और उसके इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग उसको निकालना, जैसे कुचला है, गंधक है, पारा है, धतूरा है, अन्य जो है और मेटल्स हैं, इन सबको साइंटिफिक तरीके से ही हम वो टाइम चलाएगा जो सदियों पहले एक एक मुट्ठी भर के दवाई देते हैं। अब वो सब धीरे धीरे साइंस के अकॉर्डिंग और नैनो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग और ये आपका जो एब्स्ट्रैक्ट की वजह से, ये सब साइंस के ही और एलोपैथिक के ही देन है। हम उसको भी आगे बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद की ही बात करेंगे। एलोपैथिक का अपना रोल है, आयुर्वेदिक का अपना रोल है, बहुत कुछ हमें उनसे सीखना पड़ा है और बहुत कुछ एलोपैथिक वाले हम आयुर्वेदा से सीखते हैं। आयुर्वेदा तो जननी है जितनी भी सारी मेडिसिन की। इसका जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजर है, ग्राइंडर है, मास मिक्सर है, ड्रायर है, उसके बाद फिल्टर है, वॉशिंग है, इन सब के प्रोसेस से वजह से ही मेडिसिन सेलेक्ट किया जाता है। तो डॉक्टर अक्षय को अच्छे ढंग से मैं बात करूंगा तो उस प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे। मिस्टर अक्षय जी, सभी को नमस्कार। सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेदा जो हमारा मोटिव है वो है मनुष्य स्वास्थ्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना, ये हमारा आयुर्वेद का मोटिव है। फिर इसके बाद आता है कि स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा क्या है। उसमें बताया गया है शब्दों से हम तुमसे हमारे सब अग्नि हमारी अग्नियां हमारी अग्नियां हैं। मल और क्रिया का संबंध है तरीके से है और वह है कुछ स्वस्थ कहलाता है आयुर्वेदा के। अब बात आती है कि उसके बारे में अभी आप बताया कि मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन पेशेंट और कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मॉडर्न प्रैक्टिस की साइड जाता है, पर ये ऐसी चीजें आती है जैसे आपने बताया था या कोई हाइपरटेंशन है, इस तरह की जैसे में हमारा घुमा है है तो ऐसी नीहाल है बहुत अच्छा बोलिए जैसे नीहाल हमें आस-पास के एरिया में वो इजीली मिल जाती है जो हम समय में बाजार अच्छी तरह टाइम पे करके यूज कर सकते हैं सर।
इसके बाद आती है जैसे संस्कृत ब्रेक के ब्रह्म जटा मानसी, बहुत अच्छा रिजल्ट अभी लीवर में हमारा भी हमारा ऐसा है, एलोवेरा भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे अभी कुछ मतलब पर्सन सारे हुए थे तो कह रहे थे कि भाई आयुर्वेदा तो हम बेटर मानते सर, आयुर्वेदा तो जब तक हम अपने इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आयुर्वेदा भाई क्या क्या रिजल्ट लेके आता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है आप सबसे पहले जाके पीसीएम या अदर उसी चीज तरफ भागो, लोहे का ढाई यूज करके देखो सर, लोहे के साथ नीम ऐड करो, घर घर की हमारी अदरक है, अभी पीछे क्या रहा है सर, तो लोगों को पता चला कि भाई आयुर्वेदा क्या है, उससे लोगों को पता मतलब समझ आया जो भी थे कि हमारे में यही आयुर्वेद है, बशर्ते कि हम यूज तो करें सर एक बार उनको। इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, हमें कोई रिजल्ट आएगा तो हम अपने आप दो चार मतलब किसी को उस चीज का शेयर करेंगे, यदि आयुर्वेद से ये हुआ है हमारे साथ, पर अपने ऊपर एक बार इम्प्लीमेंट करो सर प्लीज। बाकी प्रवेश सर और ये बताओ सर और क्या आदेश है, क्या सबसे बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ज्योति शर्मा जी, क्या आप सुन रही हैं ज्योति शर्मा जी? शर्मा जी, आपका क्वेश्चन था जी, नमस्कार। आपका एक क्वेश्चन था कि मैं वो देख रहा हूँ, आपने आईटी सेक्टर में फार्माकोलॉजी किया है तो आप आयुर्वेद में इंटरेस्टेड हैं? यस सर, मैं मास्टर्स अपना फार्माकोलॉजी में किया है, अभी मैं आईटी सेक्टर में वर्क कर रही हूँ, तो मुझे सर अभी इंटरेस्टेड है। यस सर। ओके, तो सुधांशु जी आपको करेंगे तो एक बार गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक्चुअल में आपकी मॉडल से ही है और मेरा खुद केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हुआ। उसके बाद अभी मेरी दूसरी दफ़ा पीएचडी चल रही है आईआईटी गांधीनगर से। एक्चुअल में क्या हुआ कि मेरा झुकाव या मैं कहूँ कि हमें क्या बेनिफिट मिलेगा जो मॉडर्न वाले हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा कि सी वी हैव टू सी अ डिफरेंस। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो था वो पहले नहीं था, 2014 में आया। इससे पहले वो फैमिली हेल्थ वेलफेयर में आता था, ठीक है। तो न्यू गवर्नमेंट आई तो उसका एक न्यू था कि हम आयुर्वेदा को बढ़ावा दें। क्यों? उसके पीछे एक तो हमारा कल्चर, आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही एंशिएंट एक तरह का आप कह लीजिए एक विजडम है हमारे पास, जो एशिया स्पेसिफिकली आपका श्रीलंका, इंडिया, मोर ओवर इंडिया, वहाँ से आया था। और उसमें हमारा जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि उसमें करियर एस्पेक्ट क्या है, एंड अब ये क्वेश्चन था कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न। तो मेरा एज इन मेडिसिनल केमिस्ट्री का बैकग्राउंड था, मेरे कुछ ऐसे 35 रिसर्च पेपर्स है अभी। तो मैंने अपना फील्ड क्यों चेंज किया, या मैं आपको क्यों बोलूं कि आप आयुर्वेदा की तरफ अपना बढ़ावा दें। सी पहली बात तो है कि जितनी भी आयुर्वेदिक, क्लासिकल या हर्बो मेडिसिन होती हैं उनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, या होते भी हैं तो बहुत ही मिनिमल होते हैं। बट अगर हम एलोपैथी या वेस्टर्न ड्रग की बात करें, जिसमें खुद में मेरी मास्टर्स और ग्रेजुएशन है, या मैं कहूँ मेरी एक पीएचडी एलोपैथी वेस्टर्न में है और एक मैंने वो लिया है, तो मैंने जब रैट मॉडल पे काम किया, जब मैंने प्री क्लिनिकल स्टडीज की रैट मॉडल पे मैंने काम किया, एक मेरा कैंसर पे था, 60 लाख का प्रोजेक्ट था, और एक मेरा डायबिटीज पे था, 55 लाख का प्रोजेक्ट था। एज एन जीआरएफ एसआरएफ मैंने काम किया। तो मैंने देखा कि जब मैंने स्टैंडर्ड ड्रग ली जो अब सब यूज करते हैं हम, जैसे वी टॉक अबाउट डायबिटीज मेटफॉर्मिन ग्लिपिसाइड, और जो हमारा पॉली हर्बल जो हमने डायबिटीज बनाया, तो रेड मॉडल पे इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा दिखा विथ लेस एफिकेसी, ठीक है, विथ मोर एफिकेसी एंड लेस कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि जो कंसंट्रेशन था हमारा पॉली हर्बल का और जो स्टैंडर्ड मार्केट में ड्रग थी उससे हमारे वाले का ज्यादा अच्छा आया। एलोपैथी मेडिसिन आपको मोर ओवर विद टाइम जल्दी से आपको वो एफिकेसी दिखाती है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। और जो पॉली हर्बल ड्रग्स हैं या क्लासिकल ड्रग्स हैं उनका बहुत ही कम कंसंट्रेशन में हाई एफिकेसी रेट है। क्यों? क्योंकि बायो एक्टिव कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहले के टाइम पे वैद्य थे, हकीम थे, वो आपको ऐसे ही दे देते थे, जड़ ले लीजिए, रूट ले लीजिए, इसको आप खा लीजिए, आपका डायबिटीज़, कैंसर क्योर हो जाएगा। बट मॉडर्न जो जितने भी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हैं, दे वर्क ऑन बायोएक्टिव कंपाउंड्स दैट इज़ प्रेज़ेंट ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दैट प्लांट। हर प्लांट के एक स्पेसिफिक पार्ट में बायोएक्टिव कंपाउंड होता है, और बायोएक्टिव कंपाउंड एक केमिकल मैसेंजर होता है, जो कि ये बताता है कि भैया ये डायबिटीज़ को क्योर करेगा, ये कैंसर को क्योर करेगा, है ना? उसको हम फाइटोकेमिकल भी बोलते हैं, फाइटोकॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं, जो हमें एक्सट्रैक्ट के थ्रू मिलता है। अब तो फार्माकोग्नोसी से आपको बेहतर इसका आइडिया होगा, ठीक है? तो मेन मेरा ये उद्देश्य कहने का है मोटा-मोटा, कि हम लेस कंसंट्रेशन में हाई एफिकेसी, मतलब एक मेडिसिन से अगर हम अपेक्षा रखें, तो वो हमें ज़्यादा आयुर्वेदा, हर्बो मेडिसिन्स, क्लासिकल आयुर्वेद मेडिसिन से ज़्यादा मिलेगा। और जो कंपाउंड्स या केमिकल मेडिसिन्स हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है? मैंने खुद ऑर्गेनिक सिंथेसाइज था मेरा एम-फार्मा का, हमने गैलिक एसिड के डेरिवेटिव बनाया था, मैंने कंपाउंड्स बनाए थे लैब में बैक 2021 इन माय मास्टर्स। तो जब मैंने उसको चूहों पे किया, तो चूहों के जब हम ऑर्गन्स को निकालते हैं लास्ट में आफ्टर 6 मंथ्स, तो वी कैन सी कि उनका, ठीक है, रेट तो अच्छा है, जल्दी से क्योर हो रहा है कोई भी डिजीज़, बट उसके ऑर्गन पे 3 गुना इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहा है। लिवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है? तो उसके जो पार्ट्स हैं ऑर्गन के, और मोर ओवर हमें पता है कि हम रैट मॉडल हम इंडिया में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें बैन कर रखा है मंकीज़ वगैरह। 70% जो रैट्स होते हैं उनका रिज़ेम्बल करता है ह्यूमन के साथ, और अगर हम मंकी लें उनका 90% रहता है। तो उसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रहे थे। वहीं हमने जब आयुर्वेदा पॉलीहर्बल को इस्तेमाल किया, तो उनका रेट जो था वो स्लो था। जहाँ पे जो चीज़ 2 दिन में ठीक कर दे रही थी, वो 20 दिन ले रही थी। लेकिन उसका जो रेट था वो सिर्फ़ 1 से 1.5% था। किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रहा था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि हम आजकल देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन्स का रोल आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा हो गया है। आयुर्वेदा मेडिसिन्स में हम बाइंडर्स, एक्सिपिएंट्स और ये सब भी मिलाते हैं। नहीं तो पहले के समय में आपको सीधा-सीधा कोई जड़ दे देता था, कोई रूट दे देता था, या फिर डिकॉक्शन मेथड से उसका वो एक आपका एक्सट्रैक्ट बनाया और वो दे दिया। जैसे अभी कोविड था, तो कोविड में हमने देखा कि हम मोर ओवर काढ़ा दे रहे थे। काढ़ा कुछ नहीं था, पानी में हमने उसको उबाला, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स थे, और वो डिकॉक्शन था। और वहीं अगर आप रोज़ पीसीएम या कोई फ्लू ले रहे थे या डोलो ले रहे थे, तो आपको पता था उसका काफ़ी लोगों का बिज़नेस तो चल रहा था लेकिन उससे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, और दूसरा ये है कि 2014 के बाद बढ़ावा भारत में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हो गया या फिर हमारा आयुर्वेदा जो हो गया, उसका 10 गुना बढ़ गया है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट खुद ये चाहती है, या फिर जो इंटरनेशनल मार्केट है, उन्हें अब इस चीज़ का पता लग गया है कि लेस कंसंट्रेशन एंड हाई एफिकेसी। कंसंट्रेशन कम है, ऑर्गन पे कम असर है, और उसका रेट जो है, एफिकेसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो टाइम टेकिंग है। वो एक क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा जो है या फिर हर्बल मेडिसिन जितनी है हमारी, उसका टाइम टेकिंग है थोड़ा, लेकिन आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। तो अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक रिसर्च में ये पता गया कि जो लोग एलोपैथी मेडिसिन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे पाकिस्तान में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया है, वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब छोटे खांसी-वासी जुकाम के लिए कोई फ्लू नाम की दवाई थी वो ले रहे थे, उनकी बॉडी रेजिस्ट हो गई है। तो उनका वहाँ पे ये देखा गया है कि उसके साथ उनका जो मोर्टेलिटी रेट था या लाइफ साइकिल था वो 10-20 साल कम हो गया। वहीं अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना में टीसीएम का बहुत इस्तेमाल होता है। अभी मेरा एक कोविड पे पेपर भी आया था, एल्सेवियर में वो पब्लिश हुआ है। तो उसमें ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया, तो उससे क्या था कि ऑर्गन्स पे बहुत ही मिनिमल इफ़ेक्ट था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो आपका था कि व्हाई वी यूज़ वेस्टर्न मेडिसिन्स, और उसका क्या एफिकेसी रेट है, या फिर अगर कंपेयर करें, तो देखिए समय लग रहा है, और विद टाइम मुझे लगता है कि इतना मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा कि कुछ ऐसे टीसीएम हमारे भारत में भी यूज़ होगी, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन्स, जिसका जल्दी से, जैसे आज हम टीसीएम खा रहे हैं, ऐसी कोई हमारी मेडिसिन्स भी बनेगी, है ना? या फिर इंडिया में भी ऑलमोस्ट लाइक 2900 स्पीशीज़ आर देयर ऑफ प्लांट्स that has been reported under API and AFI। और दूसरा बिजनेस तो चल रहा है। हमारा खुद ये मकसद था हब्स आयुर्वेदा को प्रमोट करने का, कि जहाँ जो मेडिसिन हम 500-1000 रुपए की है, वही 200 रुपए में, विथ लेस कंसंट्रेशन एंड हाई एफिकेसी। और यही अब आई थिंक
मेन काम ये होना चाहिए कि हम जॉब्स क्रिएट करें, बिजनेस क्रिएट करें, तो उसके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, है ना, जो हमें प्रोलॉन्ग थोड़ा सा हमारी उम्र को और बढ़ा दे। तो ये एक मोर क्वेश्चंस एक बार प्रवेश जी इस पे थोड़ा सा और आई थिंक। सुधांशु जी, प्रीति मैडम का क्वेश्चन था, उन्होंने आईटी सेक्टर में किया है मास्टर। हेलो, हाँ, प्रीति मैडम का क्वेश्चन था कि उन्होंने मास्टर किया है आईटी सेक्टर में और वो आयुर्वेद में इंटरेस्टेड है। शायद आप ऊपर वाले क्वेश्चन पे चले गए थे। प्रीति मैडम, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आपने मास्टर डिग्री की है फार्माकोलॉजी से, तो आप आर&डी डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, आर&डी में जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये करियर ओके का है, सर। तो इस पर सोच विचार के करिए। हाँ, आप इस पे आर&डी पे जाएं और मैन्युफैक्चरिंग पे जाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। जी सर, और थैंक साथ यू। में ही जैसे कि पूर्ति जी आपने बताया कि आपका फार्माकोग्नोसी है, तो आई थिंक फाइटोकेमिकल पे अभी बहुत काम चल रहा है। मेरा खुद मेडिसिनल केमिस्ट्री है, तो मेरा फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री हम सब साथ में ही काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप बोले कि आप आर&डी की तरफ जाएं, तो उसमें भी बहुत बड़ा एक रोल फार्माकोग्नोसी वालों का है या फिर फार्माकोलॉजी वालों का है। और क्योंकि प्लांट से आप सबको पता है कि एल्केलॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स या जितना भी हमारा ये ऑर्गेनिक मैटर है जो हमें प्लांट से मिलता है, उसका किस पार्ट में, किस प्लांट में वो स्पेसिफिक फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है। तो मोर ओवर मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आर&डी में जाए, और इसका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर हम दूसरी फील्ड लेते हैं आईटी एमबीए, तो उसमें आप सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में ज़्यादा आप रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको को रिलेट करें आयुर्वेदा के साथ अपनी फार्माकोग्नोसी को, तो आई थिंक ये भी बहुत एक अच्छा रहेगा। फाइटोकेमिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, केमिकल वो फाइटोकेमिस्ट्री में साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, या फिर एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा। एक और क्वेश्चन है, सर माई सेल्फ फ्रॉम फार्माकोलॉजी बैकग्राउंड, हाउ कैन आई गेट दिस इन दिस स्कोप। सी मैंने आपको बताया ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में फार्माकोलॉजी के साइंटिस्ट भी हैं, फार्माकोग्नोसी के भी साइंटिस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी साइंटिस्ट हैं, और फार्मास्यूटिक्स भी है। तो हमारा क्या काम है यहाँ पे, हम मॉडर्न साइंस वालों का क्या काम है, ठीक है। तो मैंने तो अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में बिफोर कमिंग टू एन एंटरप्रेन्योर, ये था कि जो भी मेडिसिन ड्रग गवर्नमेंट बना रही है अपने प्रोजेक्ट्स का, उनको अब हमें डिफरेंट पैरामीटर पे काम करना है। फार्माकोलॉजी वाले इन विट्रो इन विवो टेस्ट करते हैं, वही सारे काम हमें वहाँ पे जो पॉली हर्बल ड्रग्स मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना रही है, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट हमारा एनआईबी है, या जितने भी हैं जहाँ भी आयुर्वेदा का काम चल रहा है, वहाँ पे भी हमें वही करना है। हमें उनका भी इन विट्रो टेस्ट करना है, मेडिसिन का इन विवो करना है, रैट मॉडल पे उनको हमें करना है। तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं लेक्चरर प्रोफेसर्स की, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस में ही नहीं, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी है। तो ये एक अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हम बाद में लेते हैं, क्योंकि हमारा ये थोड़ा सा जो सेमिनार है वो थोड़ा, है ना, इसको भी हम पूरा करते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चंस लेते हैं। अब कैन यू प्लीज थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको, स्लाइड को। जी, सबसे पहले मेरा ये था कि हम अपने प्रोडक्ट की तरफ पहले जा रहे थे। इसको थोड़ा पीछे कीजिए जरा, स्लाइड पे प्रोडक्ट पे लेके आइए। ये जो 4-5 प्रोडक्ट आपको दिखाए गए हैं, उसके अलावा जो है हमारे पास प्लाजिनोम कैप्सूल है, न्यूरोराज कैप्सूल है, बाइलिस्टोन है, थायरोहब है, वेरिकोज है। प्लाजिनोम जो है वो पैरालिसिस के लिए है, जो मोनोप्लेजिया, हेमोप्लेजिया, एक्वाप्लेजिया, तीनों पे बहुत अच्छा रोल करती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इनका। इनका हमने जो है कॉपी भी करवा रखी है। और न्यूरोराज कैप्सूल है नर्वस सिस्टम के लिए, और वेरिकोज है, वेरिकोज वेन्स के लिए, स्पाइडर वेन्स के लिए, डीवीडी के लिए। तो इन सब के ऊपर जो है बहुत अच्छा रिसर्च हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ है और अच्छा फीडबैक आ रहा है। और एक डॉक्टर अक्षय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर। आप कुछ बताना चाहेंगे प्लीज आयुर्वेद पे? सर आयुर्वेदा का मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, मान लो हम जो भाई मैन्युफैक्चरिंग लाइन से हैं,
सर आज के दिन हमारी कोई भी कंपोजिशन है, भाई मेरा तो एक सेगमेंट ये है सर कि हम कोई कंपोजिशन तैयार करते हैं, उसमें हम सर मान लो 18-20 मतलब इंग्रेडिएंट लिख देते हैं सर, अलग अलग भाई पुनर्नवा या और XYZ जो भी लिखते हैं सर। मेरी भाई ओवरऑल जितने भी हम आज इस के थ्रू जुड़े हुए हैं अपने सर, जो इंग्रेडिएंट है वो चाहे रखो 10-20 ना रखे, चाहे 10 रखो, लेकिन वो 10 के 10 इफेक्टिव होने चाहिए सर। भाई 20 ना लिख के 10 ही लिखो, लेकिन 10 के 10 इफेक्टिव होने चाहिए। भाई हम अनाप शनाप भर देते हैं, कोई भी हम सपोज करो कोई फॉर्मुलेशन पास कराते हैं सर, तो उसमें हम ऊपर से नीचे तक भर देते हैं कि ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है, ये भी डाला हुआ है। भाई उसमें डॉक्टर भी, कल को पेशेंट भी। अब किसी सर ने डिस्कस किया था कि हम क्यों प्रेस्क्राइब करें कि भाई आयुर्वेद ले हम। भाई आयुर्वेद तो जब ही हम वो करेंगे इम्प्लीमेंट के भाई कल को उसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट सर हम डाल दें उसके अंदर 20 चीजें और रिजल्ट आए ना, भाई मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सर कि हम वही चीजें यूज करें जो उस प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट दें। और फिर सबसे मेन बात एक चीज आती है सर, आज के दिन जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, एक हम कोई भी पाउडर तैयार करते हैं या उसका कैप्सूल तैयार करते हैं, हम उसके अंदर सर भावना द्रव्य एक बहुत अहम रोल है सर उसकी, एज ए मतलब ताकत, कोई भी पाउडर है या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का हम उसके अंदर भावना द्रव्य यूज करें। जैसे गिलोय की टैबलेट तैयार करनी है सर, गिलोय के अंदर हम भाई उसके अंदर गिलोय की टैबलेट एज ए फीवर के लिए काम आती है, अश्वगंधा की भावना दे सकते हैं, या अनदर और कोई भी इंग्रेडिएंट जो इस तरह का भाई हमारी इम्यूनिटी पावर गेन हो। एक मैंने गिलोय का एक एग्जांपल दिया है, अनदर कोई भी लीवर का है, कोई भी हम उसके अंदर सर जैसे पुनर्नवा है या भूई आंवला है, हम उसकी भावना यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक उसमें और बेटर से बेटर हम रिजल्ट ले सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ हेलो, सुधांशु जी आपको थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी पे बोलना था, साइंटिफिक और आयुर्वेदिक का, प्लीज। स्लाइड यस। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस मतलब कैसे हम टेक्नोलॉजी मॉडर्न को हम कैसे आयुर्वेदा में इनकॉर्पोरेट करें और कैसे हम उसको और थोड़ा इफेक्टिव बनाएं अपने ड्रग्स को। तो कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ प्लांट मटेरियल है। ठीक है, ये स्लाइड में तो थोड़ा सा आगे का मेंशन हो गया है, बट अगर हम बेसिक से लेके चलें तो सबसे पहले हमें प्लांट जो है ना, अगर हमें कोई ड्रग बनानी है, अगर हमें कोई कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, ठीक है, ऑइंटमेंट, कुछ भी बनाना है जो कि हमें प्लांट से ड्राइव्ड करके बनाना है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। स्टैंडर्डाइजेशन इज देयर, क्वालिटी कंट्रोल इज देयर, देन आफ्टर इन विट्रो प्रोसेस इज देयर, इन विवो इज देयर, है ना। मॉलिक्यूलर डॉकिंग अब आजकल काफ़ी आ गया है। तो उसके बाद जब हम इन विवो कर लेंगे, रैट मॉडल पे काम कर लेंगे, देन हम गोज टू ह्यूमन ट्रायल्स। तो सबसे पहले ये है कि हमें कोई भी प्लांट लेना है तो उसका हमें कुछ पैरामीटर्स को लेके ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। जैसे कि बोटेनिकल वेरिफिकेशन, कोई प्लांट अगर हमने लिया है तो उसका हमें कौन सा स्पीशीज है, कौन सा पार्ट है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम उसका बोटेनिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें उसका हर्बेरियम रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि वेयर वी गेट दैट स्पेसिमेन, हमने वो जो स्पेसिमेन है उस प्लांट का, वो हमने कहाँ से लिया है। ठीक है, उसके बाद आप सब वेल वर्स्ड हैं इस चीज से कि मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, है ना, जिसको भी मैंने आपको बताया अभी, बायो एक्टिव कंपाउंड इज देयर। या फिर अगर हम एक्सटर्नल बात करें कि उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी क्या है, तो ये कुछ पैरामीटर हैं। उसके बाद हमें उस प्लांट को सैंपल बनाना है, तो हम सैंपल कैसे बनाएंगे उसको, तो एक्सट्रैक्ट प्रोसेस इज देयर, डिकॉक्शन, ठीक है, सॉक्सलेट एपरेटस, हमें उसको किस सॉल्यूशन में कौन से हमें उसको सॉल्वेंट यूज करने हैं,
तो वो सब कुछ पैरामीटर है। उसके बाद ऑब्वियसली हमें उसको एक प्रॉपरली ड्राई करना पड़ेगा ताकि हमने जो एक्सट्रैक्ट बनाया है उसमें डिग्रेडेशन ना हो। वी कैन प्रिवेंट दैट डिग्रेडेशन पार्ट। एंड स्टोरेज, है ना, हमें कोई टैबलेट बनानी है तो हमें स्टेप वाइज चलना पड़ेगा, तो एक्सट्रैक्ट को फिर हमें स्टोर भी करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे अभी एक क्वेश्चन था, तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग कि क्या फार्माकोग्नोसी या फिर कोई बॉटनिस्ट जो है वो आयुर्वेदा को लेके कितना ज़्यादा उस पे इफेक्टिव काम कर रहा है। तो या जो हम मॉडर्न साइंस वाले हैं या आजकल एमडी बीएमएस आयुर्वेदा के लोग भी इस पे फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग पे काम कर रहे हैं। तो फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग भी जो है वो प्राइमरी और आपकी सेकेंडरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। प्राइमरी में हम एल्केलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन को देखते हैं, और वहीं अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करें तो हम कुछ स्पेसिफिक बायोएक्टिव कंपाउंड को देखते हैं कि इस प्लांट के इस लीफ में हमें ये से एल्जिनिन एक केमिकल कंपाउंड है जो कि कैंसर में, हार्ट अटैक में, डायबिटीज में, सब में बहुत अच्छा रोल है उसका। तो वो हो गया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उसको हम देख सकते हैं थ्रू न्यू मॉडर्न टेक्निक्स, टीएलसी, एचपीटीएलसी, एचपीएलसी, है ना। उसके बाद मान लो हमारा इतना काम हो गया, अब हमें टैबलेट पंच करना है, तो उसके भी कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं। फिजियोकेमिकल एवोल्यूशन हमें करने पड़ेंगे। वो आप सब वेल वर्स्ड है कि मॉइस्चर कंटेंट उस ड्रग को बनाने से पहले, उसका अगर हमने पाउडर बनाया है, इंटरमीडिएट बनाया है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट से पहले, तो उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट है, क्या वो मॉइस्चर कंटेंट माइक्रोबियल ग्रोथ को तो नहीं अपना बढ़ावा दे रहा, ठीक है। उसके बाद उसकी ऐश वैल्यू हम चेक करते हैं। ऐश वैल्यू में भी डिफरेंट एसिड इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, प्योरिटी चेक करेंगे हम, उसका प्योरिटी असेसमेंट होएगा। एंड देन कम्स टू एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, ठीक है, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि वाटर कंटेंट कितना है, अल्कोहल का कंटेंट कितना है, ठीक है। ये सब एक मोटा मोटा है। और उसके बाद हम आते हैं आपका ये फाइटोकेमिकल एनालिसिस में, ठीक है, या फिर इसी को हम कह सकते हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, जिसमें कि हम टीएलसी करेंगे, एचपीटीएलसी करेंगे, जो कि एलसीएमएस, जीसीएमएस, जो कि हमें बताएगा कि क्वांटिफाई किस हिसाब से हुआ है, कोई भी जो कंपाउंड है वो हमारा कितना बेहतर क्वांटिफाई हुआ है। एंड आई थिंक क्वांटिफाई एक तरह का मेथड है जिसमें कि हम प्रोसेस डिटरमीन करते हैं कि हाउ मच दैट कंपाउंड्स, जो कंपाउंड है वो किस अमाउंट में है, उसकी एफिकेसी क्या है, उसकी थेरेपेटिक वैल्यू कितनी है ना। ये सारे पैरामीटर हम करेंगे एक प्लांट के साथ। जब हम उसको पहले पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में जाएंगे तब जाके वो कहीं एक रूप लेगा। उसके बाद हम इन विट्रो टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा IC50 वैल्यू, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, ये जितने भी टेस्ट हैं ये सब हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल जब करते हैं, आर्टिफिशियल, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो। दवाई बनने से पहले वो कई पैरामीटर्स पे टेस्ट होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है इन विट्रो का। और इन सिलिको स्टडीज, इन सिलिको स्टडी तो खैर मेरा कोर एरिया है, जहाँ पे हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग या इन सिलिको स्टडी में देखते हैं कि हाउ दैट पर्टिकुलर ड्रग, जिसको हम लाइगेंड भी कहते हैं, जो हमने बाहर से ली है, से अगर हमने पैरासीटामोल ली है तो इट इज एन एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ठीक है, उसका काम क्या है, एंटीपायरेटिक है, लोअर डाउन द टेम्परेचर। बट उस ड्रग को अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो वो किसी स्पेसिफिक बॉडी के रिसेप्टर पे ही जाके बाइंड होगी। ये नहीं कि हमने पैरासीटामोल लिया तो वो हमारे घुटने का दर्द ठीक कर देगी, नहीं, वो एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है, तो वो हमारा फीवर, तो वो किस स्पेसिफिक रिसेप्टर या प्रोटीन पे जाके बाइंड होगी। और उसको जब हम कॉम्पिटिशनली, कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर्स आते हैं माइस्ट्रो वगैरह, उसमें जब हम कॉम्पिटिशनली देखते हैं कि कैसे कैसे एक दवाई जो है या एक ड्रग है वो एक्सटर्नली हमने ली, वो इंटरनली ऑर्गेन्स पे या रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है, उसका क्या असर है, उसको हम इन सिलिको कहते हैं। देन यहाँ पे आपका इन विवो भी आ जाता है कि ये सब हमने कर लिया, ड्रग बना ली, उसको उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल भी कर लिया, इन विट्रो भी कर लिया। अब उसको हमें रैट मॉडल को चूहों पे टेस्ट करना है, दैट इज इन विवो या प्री क्लिनिकल स्टडीज। उसमें भी हम दो तरह की चीजें देखते हैं, एक्यूट टॉक्सिसिटी और ओरल टॉक्सिसिटी, ठीक है, क्रॉनिक, सॉरी, एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो उसके बाद इन सारे पैरामीटर्स का मतलब आई थिंक ये मॉडर्नाइजेशन टेक्निक्स है जो कि हम सारे, हमारे हब्स आयुर्वेदा का क्या है अच्छा कि हम जितनी भी चीजें, हम जितनी भी मेडिसिन बना रहे हैं, हम उसको हर एक पैरामीटर पे लेके चल रहे हैं।
बहुत सारी ड्रग्स है आयुर्वेदा की जो कि बन जा रही है, उसका ना आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, ना क्वालिटी कंट्रोल है, ना उसका इन विट्रो टेस्ट हो रहा है, ना उसको रैट मॉडल को दिया जा रहा है, सीधा कि भाई ये बन गई है और ये तो आयुर्वेदा है, पॉली हर्बल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो पेशेंट्स को दे दो, है ना। तो हमारा हब्स आयुर्वेदा का मेन या फिर इस वेबिनार को कराने का उद्देश्य यही था कि आप अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन या फॉर्मुलेशन ले भी रहे हैं तो क्या वो एक बेहतर प्रोसीजर से पास होके आ रही है हमारे पास, है ना। उसके बाद ड्रग डिलीवरी इनोवेशंस आएंगी, आपके ट्रांसडर्मल पैचेस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इस पे भी हमारा एक पेपर था ट्रांसडर्मल पैचेस पे। जो ट्रांसडर्मल आप सबको पता ही है कि आजकल एक पैच होता है, उसको हमने बॉडी पे लगाया और वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी। मान लीजिए डायबिटीज किसी को है तो अब हम ओरली मेटफॉर्मिन नहीं खाएंगे, अब हम एक पैच प्रिपेयर करेंगे। पैच इज लाइक का छोटी सी गोल रोटी की तरह, ठीक है, जो कि पॉली हर्बल भी हो सकती है और एलोपैथी की तो चली रही है, जैसे मेटफॉर्मिन ग्लिपेसाइड वगैरह का बन रहा है। तो वो एक अभी हमने एंटी माइक्रोबियल का पैच बनाया था, जिसको डायरेक्टली हमने पर्टिकुलरली जहाँ पे फंगस है वहाँ पे ऐसे लगाया और उसने ड्रग एब्जॉर्ब किया और दैट लीड्स टू अ बहुत अच्छा रिजल्ट उसका हमें देखने को मिला। ऐसे इनकैप्सुलेशन लाइपोसोम्स, ये तो एक नैनो कैरियर डिलीवरी सिस्टम है जो कि बहुत ही मतलब एक उसने वाइड एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है कि कैसे आप बायो अवेलेबिलिटी को, एक ड्रग की जो एफिकेसी है और वो बॉडी में किस हिसाब से एब्जॉर्ब हो रही है, उसको आप और एनहेंस कर सकते हैं। प्लीज चेंज द स्लाइड। हेलो। उसके बाद ये सब अभी, हेलो, हाँ बस इसी पर रखिएगा एक बार। ये मेरा अभी हमारा एक कोलैबोरेटिव रिसर्च पेपर नेचर में टचवुड साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स का एक रोल रहता है कि उनका एक बार कभी जिंदगी में नेचर में पेपर आए, तो एक हमारा भी पब्लिश हुआ था। हमने इस पे 2 साल तक काम किया एंड फाइनली ये इसमें डीजी सर हैं, डायरेक्टर जनरल पूरे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, डीडीजी भी हैं। तो हम सब ने एक साइप्रस कैरियोसिस एक प्लांट था जिसका अंडर यूटिलाइज लीव को लेके हमने, मेरा काम जो था इसमें डॉकिंग का था। मैंने इसमें कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक के 5 इस प्लांट की एफिकेसी चेक की थी। तो मेन मोटिव हमारा ये था कि हाउ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल कैन नाउ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। साइप्रस कैरियोसिस, इसको शायद नागमथा भी कहते हैं हिंदी में। तो इसके लीव पे आज तक काम ही नहीं हुआ था, काम ही नहीं हुआ था। इसके लीव्स को लोगों ने कहा कि यार ये तो कोई काम ही नहीं आता। तो यहाँ पे जितने साइंटिस्ट थे आयुष में, इसमें मेरा भी नाम है, तो हम सब ने मिलके उसके लीव्स को निकाला टचवुड और इसका कीमो प्रोफाइलिंग किया, HPTLC, HPLC, LCMS वगैरह किया। उसके बाद फिर हमने इसका फर्दर स्टैंडर्डाइजेशन किया और इन विट्रो तक हमने इसका एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी चेक की, यूरिएज इनहिबिशन एक्टिविटी चेक की और मैंने डॉकिंग किया। डॉकिंग में मैंने ये देखा कि जैसे भी आप कह रहे थे कि हाउ ट्रेडिशनल मेडिसिन डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न, तो जो वेस्टर्न मेडिसिन थी उनसे अच्छा रिजल्ट हमारा, चाहे एंटी माइक्रोबियल की बात करें, एम्फोटेरिसिन बी को टारगेट करें या किसी को भी करें, या फिर पैक्लाटेक्सिल जो कैंसर के लिए दी जाती है मॉडर्न मेडिसिन, उससे अच्छा रिजल्ट इसके लीफ, इसके जो पत्ती थी साइप्रस कैरोसिस की, उसने दिया। तो टचवुड भगवान की कृपा थी कि ये पेपर हमारा नेचर में साइंटिफिक रिपोर्ट में छप गया। तो यही है, यू कैन सी कि मॉडर्न मेडिसिन पे तो बहुत काम हो रहा है, नेचर वगैरह में पेपर छप रहे हैं लोगों के, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है और वो आयुर्वेदा का हर एक पार्ट, हर एक प्लांट का रूट हो, शूट हो, स्टेम हो, कुछ ना कुछ उसका है अगर हम उसको मॉडर्न के साथ को रिलेट कर दें। सो यही था इसमें कीमो प्रोफाइलिंग मेडिसिनल। तो मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत बड़ा स्कोप है अब ट्रेडिशनल या आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लांट्स का। इसको प्लीज आगे करें, आगे। प्रवेश सर, ग्लोबल रिकॉग्निशन के बारे में सर एक बार थोड़ा। देखिए, आयुर्वेद ऐसा नहीं है कि अभी अभी स्टार्ट हुआ है 2005-10 सालों से। आयुर्वेद सदियों से चलता आ रहा है। जब से धरती का बना है, धरती बनी है, तभी से आयुर्वेद बना हुआ है। साथ के साथ ग्रंथों के हिसाब से, संहिता के हिसाब से आयुर्वेद बना हुआ है। जैसे श्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय है
ये सब जो है ये आजकल की लिखी हुई पुस्तकें नहीं है, ग्रंथ नहीं है, ये सदियों करोड़ों साल पहले की है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करना ही बेकार है, क्योंकि आयुर्वेद तो हिंदुस्तान की रग रग में फैला हुआ है। चाइना, जितनी बड़ी वहाँ पे जनसंख्या है उससे ज्यादा आयुर्वेद, उनका अपना जो प्रोडक्शन है, जो उनकी मार्केटिंग है, जो उनका हर्ब्स हैं, वो इंडिया से भी बेटर है। और क्वांटिटी वाइज कह रहा हूँ, क्वालिटी वाइज नहीं, क्वांटिटी वाइज कह रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचार है। आप जापान को ले लीजिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो अप्रोक्स 10 मिलियन के अराउंड जो है बिजनेस है, यूएसडी है, 2022 के जो रिकॉर्डिंग है उसके हिसाब से। जापान की बात कहूंगा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जापानीज को। वहाँ के जो छोटे छोटे से लोग हैं जिनको आयुर्वेद से कोई, उनको आयुर्वेद की बहुत डेप्थ नॉलेज है। एक वहाँ के जो ड्राइवर हैं वो लौंग के बारे में, दालचीनी के बारे में शायद हमसे बेटर जानते हैं कि लौंग की तासीर कैसी है, गर्म है या ठंडी है, इलायची की तासीर कैसी है, काली मिर्च की तासीर कैसी है। शायद हम लोगों को जिन्होंने आयुर्वेद बनाया है और जिन्होंने आयुर्वेद सीखा है, सिखाया है, शायद बहुतों को नहीं पता होगा कि लौंग और काली मिर्च की तासीर क्या है। वहाँ पे बच्चे बच्चे को पता है कि आयुर्वेद क्या है और प्रकृति क्या है। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, हाउ डज आयुर्वेदा डिटेक्ट इम्बैलेंसेस। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि बॉडी में 3 धातु होती है जिसको वात पित्त कफ बोला जाता है। तीनों अगर बैलेंस्ड है तो वो धातु है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो वो दोष में कन्वर्ट हो जाता है, वो त्रिदोष में बन जाता है। वात वात को हम डिडक्ट करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन, वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन बराबर बना रहता है, कैसा भी कुछ खाए पिए उनको कॉन्स्टिपेशन जो है अंदर में ड्राइनेस हो जाती है इंटेस्टाइन में। और डायबिटीज की संभावना उनकी बनी रहती है, जॉइंट पेन, मसल पेन। और उसके बाद पित्त है, पित्त वालों को जो है अगर वो थोड़ा सा भी उष्ण ले लेते हैं भोजन में तो उनको पित्त प्रकृति उनकी बढ़ जाती है। वमन हो गया, उनको एसिड ज्यादा बन गया, फेस उनका जो है तपा हुआ रहता है, लाल रहता है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं, पैचेस पड़ते हैं बॉडी पे, ये सारे इंडिकेशंस है पित्त का। बहुत से लोग देखा होगा आपने, मुहासे आते हैं, कील्स पड़ जाते हैं, ये सब जो है वो पित्त का है। और उसके बाद है कफ का। कफ धातु जो है अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो कफ दोष जो है वो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर का एक इम्बैलेंस का एक कारण बन जाता है। ओबेसिटी है, हार्ट का, कोलेस्ट्रॉल और इसका, इन सब का जो है वजह कफ ही है। मैं एक बार अनुरोध करूंगा डॉक्टर अक्षय कुमार जी से कि वो इस पर थोड़ा और रोशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लीज। सर सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद के जनक हमारे गॉड ऑफ आयुर्वेदा भगवान धन्वंतरी को बताया गया है। और फिर उसके बाद आता है सर हमारा जो शरीर है वो त्रिउपस्तंभ या त्रिदोष वात पित्त कफ पे धारण करता है। इन तीनों अगर समान उसमें रहेंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। अगर तीनों में इम्बैलेंस हो जाता है तो भाई हमारे शरीर में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। इसमें स्थान भी अलग अलग हमारे शरीर में बताए गए हैं। हमारा वात का स्थान सर नाभि से नीचे और नाभि और चेस्ट पार्ट के बीच में हमारा पित्त का स्थान बताया गया है। और कफ का स्थान मतलब ऊर्ध्व जत्रुगत जो गले से ऊपर या चेस्ट से ऊपर है वो कफ का स्थान बताया गया है। और इसी हिसाब से जैसे जैसे मतलब भाई सुबह सुबह उठते हैं, सुबह हमारा कफ भाई कफ की अधिकता मिलती है, दोपहर में पित्त और शाम के टाइम वात की अधिकता मिलती है। इसी हिसाब से आज का जो सिनेरियो है, जो ट्रेंड चला हुआ है खान पान का, हमारे त्रिदोषों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आज का जो सिनेरियो है हमारा ज्यादा फास्ट फूड या इस तरह की चीजें आ गई हैं तो हमारा और खाना मतलब इस तरह से लेने पे लेकिन फिजिकली वर्क नहीं रहा है सर। इस कारण से हमारे मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई इस खान पान के कारण जो फास्ट फूड है या जंक फूड है, मेरा ये मानना है कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। हमें सिंपल जो घर की खाना है या दाल रोटी फ्रूट वगैरह
हरी सब्जियां या सलाद वगैरह ये चीजें लो, फास्ट फूड को अवॉइड करो। सर आयुर्वेद भी यही कहता है कि ज्यादा तली हुई चीजें या फास्ट फूड ना लेके अपना नॉर्मल खान पान सेवन करना चाहिए। जी सर। मैं सुधांशु जी से कहना चाहूंगा कि अब थोड़ा सा क्वेश्चंस आ रहे हैं व्यूअर्स के, तो उस पे भी थोड़ा सा हम लाइक करें। साधना जी का है कि वो उन्होंने एम फार्मा किया है और वो फार्मा को करना चाहती हैं, तो सुधांशु जी क्या आप उनको क्या सजेशन देंगे? निहाल जी, एक बार जिनके क्वेश्चंस है ना उनके एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। उनका प्लीज माइक एक बार आप ऑन कर दीजिए, बिकॉज कुछ चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब इंडिविजुअल माइक पे बोलेगा तो। हाँ, किस किस का क्वेश्चन था? प्लीज रेज योर हैंड्स, वी कैन। एक चित्रा जी का एक बार माइक ऑन कर दीजिए। हेलो। हाँ जी, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये आई कैन सी वन क्वेश्चन साधना जी का है कि सर मैंने बी फार्मेसी किया है, मैं मास्टर फार्माकोग्नोसी करना चाहती हूँ, तो क्या सही है, कितना स्कोप है? देखिए मैम, बहुत स्कोप है, क्योंकि मैंने आपको बताया 2014 से पहले आयुर्वेदा प्लांट और फार्माकोग्नोसी का एज सच इतना बूम नहीं था इंडिया में। लेकिन अब जैसे कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है कि कम कंसंट्रेशन में अगर हमें कोई ड्रग हाई एफिकेसी दे रही है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो फार्माकोग्नोसी, ऑब्वियस सी बात है कि आप एक फार्माकोग्नोस्टिक बन जाएंगे तो आप एक प्लांट को पूरा, जैसे बॉटनिस्ट होते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनॉमी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी अगर आपने करी एम फार्म में पीएचडी में, तो यू विल बी अ साइंटिस्ट, यू विल बी अ प्रोफेसर। किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल, स्टेट या किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में भी आप बहुत अच्छा पैकेज उठा रहे होंगे। तो रिक्वायर्ड है कि हम प्लांट से फाइटोकेमिकल को कैसे, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे निकाल के हम उसकी स्टडी करें। तो फार्माकोग्नोसी तो एक बहुत बहुत बढ़िया, मुझे लगता है एक बहुत वाइड आपको इसका एक एस्पेक्ट देता है। अगर आपको फार्माकोग्नोसी करनी है तो आप उसके बाद फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग या फिर फाइटो कॉन्स्ट्रेंट का क्या रोल है उसकी तरफ अगर आप जाएंगे, तो आई थिंक वो बहुत अच्छा एक आपको साइंटिस्ट और प्रोफेसर बनने की अपॉर्चुनिटी देगा। एनी क्वेश्चंस? ऋतिक अग्रवाल, ये ऋतिक अग्रवाल जी का माइक एक बार ऑन कर दीजिए। Sir, am I audible? यस यस यस। Okay. Good afternoon, sir. Sir, thank you for giving me provide an opportunity to speak. Sir, मैं PhD रिसर्च स्कॉलर हूँ सर, GLA यूनिवर्सिटी से। और सर मेरे मथुरा? को मथुरा से सर, ये एल्जाइमर डिजीज पे मुझे वर्क करना है सर। और मैं देख रहा हूँ कि एल्जाइमर डिजीज में जितने सिंथेटिक ड्रग है या फिर जो भी प्लांट्स को मैं जो यूज करना चाहता हूँ उन पे ऑलरेडी वर्क काफी हो चुका है, और मैं जितने डिफरेंट मॉडल्स लगाना चाहता हूँ वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं। अब मैं जब नई ड्रग्स पे जा रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं फ्लेविनॉइड जा रहा हूँ या फिर एल्केलॉइड जा रहा हूँ या फिर मोनोटर्पेनॉइड्स में जा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे एक गैप नहीं निकाल पा रहा हूँ रिसर्च का, जो मेरे को एक चैलेंजिंग फेस कर रहा है। तो सर क्या स्टेप्स मैं फॉलो करूँ कि जिससे मैं एक गैप भी निकालूं, एक प्लांट भी निकालूं या फिर एक रीपर्पसिंग करूं किसी प्लांट का? अगर कुछ मुझे इसमें हेल्प गुड हो क्वेश्चन। तो। यस। देखिए, इसके दो क्वेश्चन है। पहली बात तो आपने बताया कि कोई प्लांट्स ऐसे एल्केलॉइड, फ्लेवेनॉइड, है ना, वो मिल नहीं रहे हैं, है ना। तो आप पहले रिव्यू लिटरेचर करें, है ना। एक तो रिव्यू लिटरेचर करें, और रिव्यू लिटरेचर में अनरिपोर्टेड जितने हैं प्लांट, है ना, उनको लें। अब आप बोलेंगे कि अनरिपोर्टेड तो है नहीं, ये एक हो गया इसका पहला आंसर। दूसरा जो मैं करता हूँ, मेरे को भी लगता था कि यार पीएचडी जो है या कुछ भी ऐसी चीज है उसमें हमें कुछ नया नोवेल हम कर देंगे तो ही कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। सी, मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि अभी हमारा आर्टिकल था साइप्रेस वाला,
उसे किसी अंडर यूटिलाइज लीफ को किसी ने काम नहीं किया था, लेकिन क्या अब उसके लीफ पे कोई और काम नहीं करेगा? करेगा। तो हमें क्या करना है ना कि सबने सब कुछ नहीं किया। जैसे कि मान लो आपको एडी, है ना, आपको उस पे एल्जाइमर डिजीज पे काम करना है, जो कि एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर डिजीज है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, ये देखना है कि उसको किन किन पैरामीटर पे आज तक काम किया गया। किसी ने इन विट्रो किया होगा, किसी ने इन विवो किया होगा, किसी ने मॉलिक्यूलर डॉकिंग किया होगा, लेकिन क्या पता किसी ने साथ में उसका फाइटोकेमिकल का स्क्रीनिंग नहीं किया हो किसी प्लांट का, या फाइटोकेमिकल का स्क्रीनिंग किया होगा। तो अगर हम इन विट्रो की बात करें तो इन विट्रो में उसने कौन कौन सी एक्टिविटी की होगी। मान लो किसी ने एल्जाइमर का अगर न्यूरो डिजेनरेटिव देखा है, तो आप उसको कनेक्ट कर दीजिए। किससे कनेक्ट करेंगे? आप उसको किसी दूसरे डिजीज के साथ दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर दो। या आप रैट मॉडल ले रही हो, रैट मॉडल पे मान लो किसी ने अल्जाइमर का कोई स्टैंडर्ड ड्रग लिया होगा, आप दूसरा स्टैंडर्ड ड्रग ले लो। काम हमें भी वही करना है, क्योंकि अगर हम कुछ नया कर देंगे तो इंडिया जो है वो पीछे इसीलिए है क्योंकि इंडिया को 20 साल से नोबेल प्राइज नहीं आया, है ना। अभी नोबेल प्राइज की जो लिस्ट थी, तो हमें भी कुछ नया नहीं करना, हमें उसी काम को और बेहतर करना है, तो वो नोबेल हो जाएगा। आपने जो भी काम चूज किया है इसका अल्जाइमर का, उसमें आप ये देखें कि जो ऑलरेडी काम हो गया है उसका आप अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं। अगर आप उसका इन विट्रो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इन विट्रो में आप स्टैंडर्ड ड्रग चेंज कर दें। तो जो आपने एल्केलॉइड फ्लेवेनॉइड का जो आपने फाइटोकेमिकल या आपने कोई प्लांट लिया है, उसका कोई अलग रिजल्ट आएगा। या उसमें आप डॉकिंग अगर आप करेंगे, तो डॉकिंग में आप दूसरा रिसेप्टर ले लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? काम हमें भी वही करना है, लेकिन उसको हमें अल्टरनेटिव लेके करना है। सारा खेल आपका इन विट्रो और इन विवो का है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं वो भी फार्माकोलॉजी से, तो उसमें आपको अल्टरनेटिव लेके चलना है ना। तो आप पहले ये देखें कि कौन कौन से प्लांट है जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है एल्जाइमर में, वो आप चूज कर लें, जो कि रिपोर्टेड भी हैं। जरूरी नहीं है कि हमें अनरिपोर्टेड लेने हैं, ठीक है, वो ले लें। उसके बाद आप ये चेक करें कि वो किस स्पेसिफिक प्लांट के पार्ट में पाया जा रहा है, उसका फाइटोकेमिकल करें। अब आप कोई भी जब आप अपना टाइटल बनाते हैं ना, तो उसको आप नेट पे डाल के देखें कि ऑलरेडी कोई पेपर पब्लिश तो नहीं हो गया, है ना। और अगर है तो उसमें आप मॉडिफिकेशन कर दें। किसी ने मान लो आपने कोई प्लांट लिया, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे नोबल नहीं है, तो किसी ने एचपीटीएलसी किया होगा, लेकिन एचपीएलसी छोड़ दिया होगा उसका, या एलसीएमएस जीसीएमएस छोड़ दिया होगा, है ना। तो हमें वो भी करना है। जब हम वो कर देंगे तो हमारा नोवेल्टी अपने आप आ जाएगा। या डॉकिंग की होगी तो डॉकिंग एल्जाइमर का उसने कौन सा स्टैंडर्ड ड्रग लिया है, उसको हमें उसके अलावा लेना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या इन विट्रो करेंगे तो इन विट्रो भी हम एक एक्टिविटी को पूरी लेट करते हैं, तो वो आपका अपने आप ही एक नोवेल्टी आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर समझाने के लिए। ऋतिक जी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप दो इंग्रेडिएंट्स लेके चले, स्पाइकेनर्ड जिसको जटामांसी बोलते हैं, और एक वच। आप इन पे थोड़ा स्टडी कीजिए इसके साथ साथ। सर आप रिपीट कर सकते हैं प्लांट का नाम सर? जटामांसी, स्पाइकेनर्ड बोलते हैं उसको, आप नोट कर लीजिए, जटामांसी। यस और सर। वच, वच वच वच, VACHA। ओके जी, थैंक यू इस पे सर, थोड़ा स्टडी कीजिए। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? हेलो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो shall we conclude this? Herbs Ayurveda has raised a hand. ये हमारे में से ही कौन रेज हैंड कर रहा है? अच्छा, ये है एक शुभ। इनका माइक प्लीज ऑन करिए एक बार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शुभ। सर मैं अभी बायोटेक कर रहा हूँ सर, कैमूर बिहार से बिलोंग करता हूँ। पर वन क्वेश्चन सर। यस यस। जैसे सर ये आयुर्वेदिक जो मैंने बोला था ना, डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेद, ये जो दोनों आयुर्वेद पश्चिम चिकित्सा विपरीत नहीं होती, कुछ मामलों में जो दोनों को मिलाया जा सकता है ना, हालांकि आयुर्वेद प्रत्येक व्यक्ति को तो अलग अलग मानता है। शुभ, आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, एक बार रिपीट करेंगे आप? जैसे सर बोले थे कि आयुर्वेद डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मेडिसिन, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन मैंने पहले ही किया था इस,
कि आयुर्वेद पश्चिम चिकित्सा विपरीत नहीं है, जैसे कि कुछ मामलों में ऐसे होता है ना, दोनों को मिलाया जा सकता है, हालांकि आयुर्वेद प्रत्येक व्यक्ति को अलग मानता है ना, अलग अलग प्रत्येक मामले में विशेष चिकित्सा करते हैं कि अलग अलग आयुर्वेद मानता है। शुभ जी, आयुर्वेद सबको अलग अलग नहीं मानता, हर बॉडी की प्रकृति अलग होती है। आयुर्वेद अलग नहीं है तो प्रकृति आदमी की अलग अलग होती है। जी सर। एक्चुअल में ये है ना, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना कि वेस्टर्न या फिर एलोपैथी इंग्लिश मेडिसिन से आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों अलग है, ये है आपका क्वेश्चन। और क्या वो सपोर्ट में दोनों को हम लेके चल सकते हैं, आपका ये है क्वेश्चन। हेलो, वही क्वेश्चन है सर। देखिए आवाज आजकल तो मैं ये बोलूँगा कि आयुर्वेदा जो है, जिसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, उसमें अब 99% मॉडर्न मेडिसिन्स को लेके चलते हैं, उसमें उसको साथ में लेके काम हो रहा है। जैसे कोई भी अब दवा बनती है ना, तो उसमें हम बाइंडर, जितने भी फार्मेसी के उनको पता होगा बेहतर, बाइंडर्स एक्सीपिएंट को ऐड करते हैं, जो कि कुछ नहीं होते, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं हमारे, जो एलोपैथी के बने होते हैं, ताकि उसकी थोड़ी सी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए उस ड्रग की। जो अगर कोई मान लो वासा जो है या कोई हल्दी की है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं ले रहा हूँ, अगर ये मैं किसी भी डायबिटीज़, कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी हाई, किसी के लिए भी मैं ले रहा हूँ, तो उसका मुझे जहाँ असर मिल रहा था, उसका जहाँ मुझे असर लग रहा था कि वो 20 दिन में हो रहा है, ठीक है। अब मैंने बाइंडर्स एक्सीपेंट बढ़ाए, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उनका वेट बढ़ा रहा हूँ, खाली उसको पंच करने के लिए मैं उसको 500 mg की बना रहा हूँ, है ना। उसका रोल ये था कि वो उसकी एफिकेसी भी कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो आयुर्वेदिक ड्रग्स बन रही हैं, अब अगर हम उनमें मॉडर्न डाल रहे हैं, हम सारी चीज़ें मॉडर्न, चाहे अब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट्स का, या फिर हम उनके अंदर बाइंडर्स डालें, या फिर हम उसको स्टैंडर्ड ड्रग के साथ कंपेयर करें, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% अब आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है वो 100% जो है वो हमारी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, झूठ बोलने वाली बात है। वो दिखाएंगी, लेकिन वो 1-2% दिखाएंगी। आप वेस्टर्न ड्रग्स लेंगे तो वो आपका 75% आफ्टर द एज ऑफ 55 यू कैन सी कि अगर कोई इंसान ड्रिंक, स्मोक, या फिर वो हाई पॉल्यूटेड एरिया में भी नहीं है ना, लेकिन वो दवाइयाँ खा रहा था कई टाइम से, तो वो 55-60 की उम्र में उसके कुछ ना कुछ ऑर्गन पे डिफेक्ट दिखेगा उसको। लेकिन कोई अगर बचपन से ही आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहा है, तो वो देखेगा कि भैया अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करता, तो विद टाइम 55-60 के बाद, जहाँ एक इंग्लिश मेडिसिन वाले का मान लो 40 से 50% ऑर्गन में इफेक्ट आया, वहाँ उसका सिर्फ 5 से 10% होगा। तो मॉडर्न मेडिसिन को भी हमें लेके चलना है आयुर्वेदा में, ठीक है। लेकिन आयुर्वेदा का क्या है कि जो चीज़ हमें एलोपैथी या इंग्लिश मेडिसिन ज़्यादा नुकसान दे रही थी, वो ये कम कर देता है, बस ये है इसका। सर, ये जो आयुर्वेद है, इसका असंतुलन कैसे पता लगता है सर? ये अभी प्रवेश जी इसका आंसर देंगे। शिव जी, आपको मैंने शुरू में ही बताया है कि वात, पित्त, कफ तीनों दोष जो है वो इम्बैलेंस होता है, तो बॉडी पे अलग अलग उसको जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, पित्त वालों को कॉन्स्टिपेशन, बॉडी पेन और इन सब की प्रॉब्लम रहती है, डायबिटिक की। जरूर सबको हो, प्रकृति के हिसाब से है कि उनका रेशो कितना है। वात वात वालों की, पित्त वालों का बॉडी में रैशेस होता है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, चेहरा लाल हो जाता है, उनको वो थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा होते हैं। तो ये सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कफ वालों का मोटापा ज्यादा होता है, वो कितना भी एक्सरसाइज कर लें, डाइट कंट्रोल कर लें, उनका वेट रिड्यूस बहुत कम तक होता है अकॉर्डिंग पित्त वालों के या वात वालों के। अगर वात प्रकृति वाला आदमी अगर ओबेस है, वो अपनी एफर्ट से अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कफ प्रकृति वालों को ओबेसिटी है, तो वो लाख प्रयत्न कर ले, उनकी ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो सकती, ना किसी मेडिसिन से और ना उनके खान पान से, ना उनकी जीवन शैली से। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी जो मैंने बाइक ऑन किया है, वो सुधांशु जी के से थोड़ा सा डिसएग्री हूँ मैं, कि आयुर्वेद में एलोपैथिक को जोड़ा जाता है, मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ा जाता है उसकी बाइंडिंग में, ऐसा नहीं है। होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। हाँ, साइंस को जरूर जोड़ा जाता है, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन को।
ठीक है। तो हम इसमें साइंस जो को जोड़ते हैं, जैसे पल्वनाइजर है, ग्राइंडर है, मास मिक्सर है, सिर्फ इक्विपमेंट्स जो है वो हमारा साइंटिफिक होता है। हर्ब्स, चाहे वो बाइंडिंग हो, वो हर्ब्स जड़ी बूटियां होती है, चाहे कलर हो वो जड़ी बूटियां होती है, एक्सीपेंट हो वो जड़ी बूटियां होती हैं। तो इसके लिए बेटर बता पाएंगे डॉक्टर अक्षय जी। सुधांशु सर अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। डॉक्टर अक्षय जी हैं? अच्छा, लैपटॉप, चलिए कोई बात नहीं। और आप हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि साइंटिस्टिक एरा क्या है। तो साइंटिस्टिक एरा जो है साधना जी, वो एक R&D फर्म है जिसमें कि वेबिनार्स, ठीक है, हम जैसे अभी हमारा आपके साथ ये नेशनल वेबिनार चल रहा है, ऐसे ही इससे पहले एक इंटरनेशनल वेबिनार भी करवाया था। तो हम कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए, स्पेशली लाइफ साइंसेज और फार्मा फील्ड से हम कैसे उन्हें अवेयर करें, ठीक है। और करियर बनाने की बात हो तो अभी हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करना है, लाइक विद इन 10-15 डेज में फ्री होके। तो उसमें कैसे आप मैन्यूस्क्रिप्ट, रिसर्च पेपर्स, ठीक है, मोर ओवर पेटेंट, आप मेरा ऑलरेडी 25 पेटेंट्स है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और बुक्स वगैरह आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, पेटेंट्स आप कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, रिसर्च पेपर, और कैसे आप एक इट्स एन अवेयरनेस, यू कैन से R&D फर्म दैट कैन हेल्प पीपल टू वर्क विथ यू, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा विद इन कुछ डेज में। हम बात करते हैं अपने टेक्निकल ऑफिसर से, जल्दी से जल्दी इशू होगा, ठीक है। ऋतिक अग्रवाल जी, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर वी हैव टू गो, थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है हम सबका भी। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऋतिक अग्रवाल जी पूछिए। सर, जैसे कि अगर हमें भविष्य में टच में रहना हो तो उसके लिए कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? ऋतिक जी, वो आपके पास लिंक आया होगा ना, तो उसमें कम्युनिटी का भी लिंक आया होगा, ज्वाइन कम्युनिटी या ऐसा कुछ। वो हमारा एक यस। व्हाट्सएप ग्रुप है, क्योंकि अभी फर्दर हमें बहुत सारे वेबिनार्स करवाने हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, और हमारा तो ये एक मोटिव है, तो वी कैन टच फ्रॉम देयर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक। आज का ये हमारा वेबिनार बहुत सक्सेसफुल रहा, और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ज्वाइन किया है, और दिल से धन्यवाद है आप लोगों का। तो कंक्लूजन ये रहा हमारा कि आयुर्वेद और साइंस दोनों मिलकर अगर इकट्ठे चले, हमारे पास अभी बहुत साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं, PhD IT वाले सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी को धन्यवाद, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। और आगे हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। आज हमें बहुत अच्छा बूस्ट मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे। एंड स्टे इन टच, सो हम और बेहतर ये कुछ चीज़ें लेके आए आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।